हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एग्जाम स्टेटस चैनल के अंदर। आज हम कवि और लेखक परिचय की सीरीज को लगातार आगे ले रहे हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज हिंदी के बेहतरीन जाने माने राष्ट्र कवि नाम से प्रसिद्ध और दद्दा उपनाम से भी प्रसिद्ध थे और साथ ही साथ हर गीति का छंद के बेहतरीन बादशाह जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि उनका काव्य संसार कैसा था, वो किस प्रकार से और किस भांति लेखन कार्य करते थे। आज की ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यानी सेकंड ग्रेड जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आ रही है उसके लिए रामबाण साबित होगी। साथ साथ नेट और जेआरएफ के एग्जाम के लिए भी बेहतरीन क्लास है, क्योंकि यहाँ पर जो हम काव्य का पूरा इनका अध्ययन करेंगे और यहाँ से हम बेहतरीन ढंग से इनका परिचय भी करते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर और यहां से आपको एक या दो प्रश्न हुबहू देखने को मिलेगा, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। इनका जन्म 1886 में चिरगांव झांसी, जो वर्तमान में यूपी में पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चिरगांव झांसी में जन्मे थे। और काव्य गुरु इनके कौन थे? काव्य गुरु का नाम यदि पूछा जाए तो काव्य गुरु जो हिंदी साहित्य के अंदर बेहतरीन, जिनका परिचय के वो मोहताज नहीं है, बेहतरीन जो लेखक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके आपके गुरु का नाम था, यानी मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। आपका काव्य रचना की प्रेरणा उनको कहां से मिली थी? यानी मैथिली शरण गुप्त को काव्य रचना की प्रेरणा कहां से मिली थी? उनके पिता रामचरण गुप्त से मिली थी। वही प्रेरणा तो पिताजी से मिली थी। पिताजी उनके बेहतरीन विद्वान थे, तो उनके पिताजी जिनका नाम था रामचरण गुप्त से काव्य लेखन की प्रेरणा मिली थी। भाई कहीं से तो प्रेरणा मिलती है, आप जो पढ़ते हो या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे तो प्रेरणा मिलती है और खासकर पिता से प्रेरणा मिलती है। तो पिताजी से उनको प्रेरणा मिली थी। अब इनकी प्रारंभिक जो रचना कौन कौन सी थी? प्रारंभिक रचना कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जिसका नाम था वेश्योपकार, यानी ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता से जो एक प्रकाशित होती थी रचना पत्रिका जिसका नाम था वेश्योपकार, वहां से उन्होंने सबसे पहले अपनी जो रचना थी वो प्रकाशित करवाई थी। आगे चल के देखते हैं, हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मुकुटधर पांडे के साथ छायावाद का प्रवर्तक माना था। यहां ही बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल आ रहा है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे के साथ छायावाद का प्रवर्तक किसको माना? छायावाद का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त को माना था। उसके साथ साथ बांग्ला साहित्यकार माइकल मधुसूदन रचनाओं का हिंदी में अनुवाद जिनका नाम था मधु उपनाम से भी किया था। यानी मैथिली शरण गुप्त ने एक माइकल मधुसूदन रचनाएं थी, उनका हिंदी में अनुवाद किया था, मधु उपनाम से भी अनुवाद किया था। साथ ही साथ प्रथम राष्ट्र कवि से प्रसिद्ध थे, यानी प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि आपको मिली थी 1936 में गांधी जी ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण है। और भारत भारती 1912 में एक प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे कि साकेत और भारत भारती के जो उनका जो प्रबंध काव्य था उनसे सवाल कैसे बनने वाले हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। और दद्दा उपनाम से भी जाने जाते हैं, ये आप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
दद्दा उपनाम से कौन जाना जाता है? दद्दा उपनाम से मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं। आगे चल के देखते हैं, आगे देखिए, उनको हरिगीति का छंद का बेहतरीन बादशाह कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी में लिखी हेमंत रचित प्रथम कविता मानी जाती है, जो 1905 में सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। यानी खड़ी बोली की जो प्रथम रचना थी, जिनका नाम था हेमंत, ये रचना थी और ये 1905 में लिखी गई थी। और लिख करके महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका निकलती थी, उनका नाम था सरस्वती। उन सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। ब्रज भाषा में रसिक केंद्र उपनाम से लेखन करते थे। ब्रज भाषा में भी लिखते थे, ऐसा नहीं, उनको ब्रज भाषा में लिखने का शौक था, तो ब्रज भाषा के अंदर रसिक केंद्र उपनाम से लिखते थे। ये हमने बड़ा सोर्स खोज करके आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाया है। देखिए, उन्होंने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्यों की रचना की। 19 खंड काव्य यानी छोटे काव्य लिखे थे, जिसमें ज्यादा विस्तार नहीं था। ऐसे 19 काव्य लिखे थे, 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्यों की रचना की थी। 2 महाकाव्य कौन कौन से थे? भारत भारती जो 1912 में लिखा गया था, और साकेत जो 1931 में लिखा गया था। इनका सन भी आपको याद रखना है, भारत भारती 1912 और साकेत 1931 के अंदर लिखा गया था। अब प्रमुख काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी थी? 1919 में रंग में भंग प्रथम खंड काव्य था। यदि कोई पूछ ले कि प्रथम खंड काव्य कौन सा था, तो प्रथम खंड काव्य था 1919 में लिखा हुआ, उनका नाम था रंग में भंग। और इसमें क्या है? चित्तौड़ और बूंदी राज घरानाओं का वर्णन है। अब उनका विषय भी आपको ध्यान रखना है कि रंग में भंग काव्य के अंदर किसका वर्णन है, तो इसमें चित्तौड़ और बूंदी राज घराने का वर्णन है। ठीक है। 1910 में जयदत्त वध, राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर का वर्णन है। और एक काव्य लिखा था आपने जयदत्त वध, जो 1910 में लिखा था, और इसमें क्या है? राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले उस वीर की वीरता का बखान किया गया है। और इनका जो केंद्रीय पात्र यदि पूछ ले, नेट आदि के अंदर, जेआरएफ के अंदर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इनका केंद्रीय पात्र था, यानी जयदत्त वध के केंद्रीय पात्र कौन थे? अभिमन्यु इनके केंद्र में थे, यानी सारी कहानी अभिमन्यु के इर्द गिर्द लिखी गई थी। साथ साथ में भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, और 1912 में प्रकाशित हुई थी प्रथम जो ये प्रबंध काव्य था, राष्ट्र भक्ति की शिक्षा देने वाली रचना है। यानी राष्ट्र भक्ति की शिक्षा, आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, राष्ट्रीय कवि भी थी, ठीक है ना, राष्ट्र कवि नाम से प्रसिद्ध थे मैथिली शरण गुप्त। आगे चल के देखते हैं, उनकी काव्य संसार बहुत बड़ा है, तो एक एक करते हुए उनके काव्य संसार का हम जिक्र करेंगे, और यहाँ हम बताएंगे उनके सन, यानी कब लिखे गए थे और उनमें मूल विषय क्या क्या है, ठीक है ना, किसका वर्णन है। 1917 में किसान नाम की एक रचना लिखी थी, और भारतीय कृषक समाज की जीवन की गाथा का वर्णन है। लगभग किसान जीवन और किसान की किस प्रकार की दुर्दशा, किसान किस प्रकार से मेहनत करता है, और उसके पास किस प्रकार से एक हमारी जो भारतीय किसान की कृषि है वो मानसून की जुआ बन के रह गई है। तो इनके ऊपर थोड़ी बात लिखी थी, किसान की दुर्दशा के ऊपर 1917 के अंदर, ठीक है। 1925 में पंचवटी राम काव्य, जिसमें लक्ष्मण के चरित्र का उन्नयन किया हुआ है, यानी एक पंचवटी नाम की महाकाव्य लिखा था, छोटा खंड काव्य लिखा था, इसके अंदर राम काव्य जिसमें लक्ष्मण के चरित्र का उन्नयन हुआ है। 1925 में लिखा था अनद्य, ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक गीति नाट्य है। गीति नाट्य यानी उसको गा करके नाटक के साथ प्रस्तुत किया गया। साथ साथ में 1929 में गुरुकुल, जिसमें सिख धर्म से संबंधित बात है, यानी सिख धर्म की जो शिक्षाएं हैं, सिख धर्म की किस प्रकार से महत्व है, उनका वर्णन किया गया है, और गुरुकुल नाम की एक काव्य है उसमें।
1929 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विकट भट्ट, जिसमें जोधपुर के सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किस किताब के अंदर या किस काव्य के अंदर जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों का वचन निभाने की बात का वर्णन है, तो उस किताब का नाम होगा विकट भट्ट। ठीक है। 1929 में जंकार छायावाद भावना का प्रस्तुतिकरण गीति शैली में किया गया। छायावादी काव्य का प्रस्तुतिकरण गीति शैली में किया गया। 1931 बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना। 1931 के अंदर साकेत जो लिखी थी, जिसमें कितने सरंग है, ये सरंगों का वर्णन भी पूछा जाता है। इसमें कितने सरंगों का वर्णन है? इसमें जो 12 सरंग है विभक्त एक राम कथा है। साकेत में क्या है? राम कथा है। और उसका मूल विषय क्या है? मूल विषय है कैकेयी और उर्मिला का चित्र उन्नयन यानी उनके चरित्र उन्नयन यानी जो कैकेयी और उर्मिला का चरित्र का बखान किया गया है साकेत के अंदर, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। साथ साथ में इंपोर्टेंट 1933 में यशोधरा बौद्ध धर्म यानी सिद्धार्थ के गृह त्याग। ये तो घटना आप सभी को पता ही है कि सिद्धार्थ ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म ग्रहण किया और गृह त्याग करके अपनी पत्नी जिनका नाम था यशोधरा और उनके बेटे को छोड़ करके रात के समय घर को त्याग करके निकल गए थे। तो इनका वर्णन आपको कहां मिलेगा? यशोधरा नाम की एक पुस्तक में मिलेगा, जो बौद्ध धर्म यानी सिद्धार्थ के गृह त्याग, उन्होंने कैसे गृह त्याग किया था और यशोधरा का चरित्र है जो चरित्रों का उन्नयन किया गया यानी चरित्र का बखान किया गया। कैसे वो घर को छोड़ के निकल गए थे और यशोधरा जब वो वापस लौटे थे तब उस यशोधरा की क्या दशा थी या किस प्रकार से वो उनका आवभगत और सत्कार करने के लिए भी नहीं गए थे, तो इनका जो वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ में जो स्त्री पात्र का उस समय साहित्य के अंदर इतना महत्व नहीं था, यानी स्त्री पात्र का उपेक्षा की गई थी। तो यहाँ पे जो है यशोधरा और उर्मिला जैसी स्त्री को अपने काव्य के अंदर मुख्य स्थान देकर के उन्होंने नारी उत्थान का भी काम किया था। ठीक है ना। 1936 में द्वापर कृष्ण संबंधी काव्य है जो महाभारत की विषय वस्तु संबंधित है। और एक रचना आती है नहुस जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। इंद्र की पत्नी सची का चरित्र का उन्नयन है, यानी पर इंद्र की पत्नी सची था उनका चरित्र का बखान किया गया है। और ये नहुस बहुत प्रसिद्ध रचना है नहुस। ठीक है। 1942 के अंदर कुणाल गीति शैल्य का नाटक है। और 1942 के अंदर एक इतिहास में घटना हुई थी, याद रखना आपको, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में काबा और करबला इस्लाम धर्म से संबंधित काव्य लिखा। तो आपका काव्य संसार बहुत बड़ा है, यहां से आपको एक रचना पक्की पूछी जाएगी और यदि उससे आपको विषय वस्तु भी याद रखना है तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक में विषय वस्तु को याद रख सकते हो। आगे चल के देखते हैं। आगे 1952 में जय भारत राष्ट्रीय भक्ति संबंधित काव्य है, यानी यहां से उन्होंने राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित काव्य लिखना शुरू कर दिया था। 1952 उस समय राष्ट्र को एक जागरूक राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत करने वाले कवि की आवश्यकता थी, तो उन्होंने बखूबी से अपना कर्तव्य निभाया और राष्ट्र भक्ति संबंधी काव्य लिखा था जिसका नाम था जय भारत। और 1957 में एक किताब लिखी थी विष्णु प्रिया, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया के चरित्र का उन्नयन देखने को मिलता है। तो काफी हमने देखा कि स्त्री संबंधित काव्य आपने लिखा है और स्त्री के जीवन का चरित्र का उन्नयन करने वाली रचनाएं लिखी है। तो उनकी काव्य के अंदर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे 2 महाकाव्यों के बारे में। महाकाव्य कौन कौन से थे? एक तो था साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा था भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुआ था। चलें शुरू करते हैं। अब साकेत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनने वाले हैं, यहां से आपका प्रश्न बनकर ही रहेगा, ध्यान रखना। यहां से प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसमें सरंग कितने थे? सरंगों की संख्या थी 12 में विभक्त एक प्रबंध काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य कौन सा था और खंड काव्य कौन सा था। यहां से बीच में उनकी जो पीछे हमने रचना देखी है उन रचनाओं को शामिल करके साकेत लिख दिया जाता है और ऊपर लिख दिया जाता है कि निम्न में 12 सर्गों में विभक्त है पूरा, ये एक प्रबंध काव्य है। ठीक है ना।
इस रचना की प्रेरणा आप कहां से मिली थी, ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। इनकी जो प्रेरणा कहां से मिली थी, यानी संकेत लिखने की प्रेरणा आपको कहां से मिली थी। इस रचना की प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती में 1908 में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। यानी एक लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका के अंदर 1908 में, और उसका जो विषय था शीर्षक भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख था, और उसका विषय था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यानी उर्मिला कौन थी, कृष्ण की जो सॉरी आपके लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। उनकी लक्ष्मण के वनवास चले जाने के बाद उनके पीछे उन कवियों ने भी उनके ऊपर इतना कोई गौर नहीं दिया, उस विषय के ऊपर इतना ज्यादा नहीं लिखा। यानी उर्मिला की वीर वेदना के ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं दिया और लिखा भी नहीं। उनकी जो है उदासीनता की गई उनकी, तो इस विषय से उनको ये संकेत काव्य लिखने की प्रेरणा मिली थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेरणा कहां से मिली, यानी बांग्ला के कवि रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य उपेक्षिता से मिली थी। ये भी पूछा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेरणा कहां से मिली थी। अब देखते हैं आगे कि इस यानी संकेत में इस काव्य की रचना 1916 में शुरू हो गई थी, किंतु प्रकाशन उनका कब हुआ था ये भी याद रखना। उनका प्रकाशन हुआ था 1931 में, यानी शुरुआत तो 1916 में हो गई थी 1916 में, और लिखा कब 1931 में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये भी सन आपको याद रखना है। संकेत पाली भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अयोध्या। साकेत शब्द पाली भाषा का है और उसका अर्थ होता है अयोध्या। अष्टम श्रृंग यानी उसके कुल 12 श्रृंग है, इसमें अष्टम श्रृंग में केकई अनुताप और नवम श्रृंग में उर्मिला के वीर्य वर्णन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ श्रृंग है। ठीक है ना, ये भी आपको याद अच्छी तरीके से रखना है। अब देखते हैं आगे क्या था, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को जनवादी काव्य का, यानी जनवादी काव्य यानी एक जनता का काव्य था या लोगों को जागृत करने वाला काव्य था, जनवादी काव्य था। अब अगली जो रचना थी वो है भारत भारती। ये भी एक प्रबंध काव्य था। इस काव्य के अंदर किसका वर्णन है और किस प्रकार से इनको लिखा गया था, इनकी मूल प्रेरणा कहां से मिली थी, यानी भारत भारती लिखने की मूल प्रेरणा कहां से मिली थी। यानी मुस्तमे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी रचित भारत दर्पण पुस्तक से इनको ये प्रेरणा मिली थी कि हमें भी एक भारत भारती नाम की रचना लिखनी चाहिए। भारत भारती की प्रसिद्धि के आधार पर 1936 में महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ये सवाल यहां से बनता है। किस रचना के ऊपर गांधी जी ने राष्ट्र कवि उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त को, तो उनका नाम है भारत भारती। और कब दी थी, 1936 में। अब कुछ ऐसी पंक्तियां आती हैं जो आपके जहन में आती हैं और बार बार जो साहित्य के अंदर बहुत प्रसिद्ध हैं, उनको एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, जैसे नेट है, सेट आदि का जो एग्जाम होता है उसके अंदर उसको पूछा जाता है। तो कुछ ऐसी जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त से संबंधित, उनके काव्य से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित ऐसी पंक्तियां हम देखते हैं। तो देखिए ऐसी पंक्तियों को देखते हैं। एक पंक्ति है, केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें कुछ उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह रचना भारत भारती से ली गई थी। ये जो भारत भारती रचना वहां से लाइन को लिखा गया है और कई बार इस लाइन को पूछा भी जाता है कि ये कहां से ली गई है, कौन सी रचना से ली गई है। अबला दूसरी पंक्ति है, देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये भी कई बार पूछी जाती है और ये कहां से ली गई है, यशोधरा नाम की यशोधरा काव्य से इनको लिया गया। ये भी रचना कई बार पूछी जाती पंक्ति। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये जो रचना है, ये जो पद है वो कहां से लिया गया है, पंचवटी नाम की काव्य से लिया गया है। ठीक है ना। नीलोपतान परिधान हरित पट पर सुंदर है, ये एक सुंदर सी जो लाइनें हैं वो भारत भारती से ली गई है। इस प्रकार से हमने यहाँ
मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त के काव्य संसार के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और आगे से आगे आप इनको सेंड करें, जिससे आने वाले आपके मित्रों को भी इनका फायदा मिले, लाभ मिले। धन्यवाद।